आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन बीती रात करीब 1 बजे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रामताल रोड और सुनरक मार्ग में खड़े एक खोखे में आग लगा दी, जिसमें हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही मालिक का कहना है कि यहाँ रात में कुछ असामाजिक तत्व घूमते हैं जो कि नशे में चूर रहते हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे खोखे में आग लगाई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस बारे में बताते हुए मालिक ने कहा कि मेरा नाम किसान सिंह है, ये गंगा बिहार कॉलोनी में रहते हैं। ये कैसे हुआ? आपके खोखे में आग कैसे लग गई? पता नहीं, किसी ने रात को लगाई है इसमें 1 बजे करीब। अच्छा, तो आपको किसी पे शक है? यहाँ पर कोई शक नहीं है, बना देगा तो किसी का नाम ले सकता। और सामान भी था थोड़ा बहुत, मतलब कितना करीब कितना कैश वगैरह कुछ था यहाँ पर? तो नहीं था। हाँ, तो सामान था, सामान था दुकान का सामान जो होता है। 15,000 रुपये का सामान। कुछ गले जाते हैं, कुछ इसमें रहता है। इसी से गुजारा चल रहा था हमारा, क्या करें। अच्छे भी हैं, लेकिन इसी से पूरा वो चल रहा था। वृंदावन कात्यायनी मंदिर से राधा बाग बगीचे में नगर निगम का नाला होकर गुजरता है, जिसे 15 वर्ष पूर्व लोगों द्वारा दबा दिया गया था, जिस कारण गोपीनाथ बाजार, पत्थरपुरा, रंगजी मंदिर, चुंगी चौराहा, नगला आदि क्षेत्रों में बरसात होने के कारण जल भराव होने लगता था। क्योंकि पानी की निकासी न होने के कारण लोगों की दुकानों व घरों में नाले का गंदा पानी घुसने लगा था, जिससे व्यापारी और नागरिक काफी परेशान होने लगे थे, जिनके द्वारा नगर निगम में कई बार शिकायत भी की गई। नगर निगम द्वारा सर्वे कराया गया तो पता लगा यह नाला मंदिर के लोगों द्वारा दबा दिया गया था। वहीं नगर निगम द्वारा जेसीबी की खुदाई में जब नाले का स्वरूप निकलकर आया तो लोग वहां उपस्थित व्यापारी देखकर अचंभित रह गए। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने स्थानीय व्यापारी डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने बताया कि ये यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया है कि लगभग 100 वर्ष अधिक पुराना नाला है और इस पर अवैध कब्जा करके इसको बंद कर दिया गया था, जिसके कारण रंगजी मंदिर, गोपीनाथ बाजार और शायद विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जल भराव होता था। इसके लिए हम लोगों ने आज इस नाले को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया और नाले को खुदवा रहे हैं। तो नाले को जैसे खुद जाएगा, इसके बाद में इसका पानी कहाँ जाएगा? इसका पानी जो है सीधे जो है परिक्रमा मार्ग में नाला है, उस पर जाएगा। वहाँ पे नाले को टेप किया हुआ है, टेप होने के बाद STT होकर के जाएगा। तो ये नाले को पक्का भी बनाएंगे और इसके बाद? हाँ, इसके बाद जो है ये बरसात के बाद इसके पक्का RCC बनाने का प्लान है, जिससे कि लोगों की जनता को निजात मिलेगी पानी से। बिल्कुल गोपीनाथ बाजार, रंगजी मंदिर और इसके आसपास क्षेत्रों में व्यापक जल भराव हो जाता। ऐसा है, जितने धार्मिक स्थल प्राचीन हैं, जैसे राधा रमण जी है, गोपीनाथ जी है, गोविंद देव जी है, ज्ञान गुदड़ी है, केसी घाट है, इन सब का संपर्क मार्ग है गोपीनाथ बाजार वृंदावन। यहाँ पर पिछले लगभग 1.5 दशक से जल भराव की समस्या प्रारंभ हो गई है। उसके कारण जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि कात्यायनी मंदिर से जो पानी की निकासी होती थी, उन्होंने वो गतिरोध उत्पन्न कर दिया उसमें। प्रशासन से इसके लिए कई बार कहा गया, प्रशासन ठीक ढंग से सुनवाई नहीं करता था अथवा अस्थायी व्यवस्था देता था हमको। आने वाले तीर्थयात्री एवं व्यापारी बहुत दुखी थे। आज अधिकारियों को जब ये वृंदावन व्यापार मंडल, केमिस्ट एसोसिएशन वृंदावन, गोपीनाथ बाजार व्यवसायी संघ, इन सब ने जब विशेष दबाव डाला है तो इन लोगों ने ये कार्रवाई प्रारंभ की है और ये सभी संगठन इन सभी अधिकारियों के सदैव आभारी रहेंगे जो एक बहुत बड़ी समस्या से निजात दिला रहे हैं। तो ये नाला कब से बंद था? नाला लगभग 1.5 दशक, करीब 12 साल हो गए इस नाले को। तो नाला था कितना पुराना? 4 फुट करीब। नाला तो बहुत पुराना था, हमारे जन्म से भी पूर्व का है। वृंदावन सेवा कुंज मोहल्ला स्थित हित हरिवंश महाप्रभु की भजन स्थली राधा रानी सेवा कुंज मंदिर में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए नौका विहार का आयोजन किया गया, जिसमें स्नेह की देवी राधा रानी के मंदिर को फूल बंगले से सजाया गया। साथ ही प्रतीकात्मक रूप में जल भराव कर फूल बंगले से नौका बनाई गई, जो राधा रानी के चित्रपट के सामने यमुना जल में विहार कर रही थी। साथ ही समाज गायन के पदों के माध्यम से नौ काव्य लीला के पद गाए जा रहे थे।
मनोरथ जागी को देखकर श्रद्धालु अभिभूत हुए। मान्यता है कि आषाढ़ मास का काफी गर्म महीना होता है, इसलिए भगवान को गर्मी से बचाने के लिए नौका विहार कराई जाती है, जिससे भगवान को शीतलता प्रदान होती है। आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो ठाकुर जी के उत्सव तो निरंतर चलते रहते हैं। तो आज श्री जी की नौका विहार उत्सव का आनंद है, जिसमें हमारी श्री जी नौका में बैठकर वन का विहार कर रहे हैं। आज नौका विहार दर्शन किया। महत्व क्या है नौका विहार कराने का? आप गर्मी तो देख ही रहे हैं किस तरीके की पड़ रही है। हमारे ठाकुर जी की, हमारी श्री जी की इच्छा होती है कि आज निकुंज में नौका लीला का आनंद लिया जाए। तो आज नौका लीला सभी सखियां मिलकर आनंद करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो नौका विहार हो जाता है। शनिवार को बलदेव विकास खंड के लिए पॉजिटिव मरीजों की संख्या का 9वां पॉजिटिव मरीज गांव बलरामपुर में निकला। विकास खंड के गांव बलरामपुर में 45 वर्षीय रानी, जो कि अपने 2 पुत्रों के साथ विगत 17 तारीख को दिल्ली से आई, जिसका सैंपल 18 तारीख को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया था, जिसमें दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। तो वहीं एक युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसकी पुष्टि 20 तारीख को स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई। वहीं उसके बाद बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा अपनी स्वास्थ्य कर्मचारी की टीम के साथ पहुंचकर 45 वर्षीय युवती को गांव से कांटेक्ट किया गया और उनको आइसोलेशन के लिए केएम हॉस्पिटल सौंक रोड मथुरा के लिए भेज दिया गया। वहीं गांव में उनके साथ रह रहे परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि ये बलरामपुर में महिला है रानी, श्रीमती रानी, वाइफ ऑफ खजान सिंह, उम्र 45 वर्ष, जो कि 17 तारीख को दिल्ली से आई थी। इनको फीवर था, तो इनकी हमने जांच कराई थी जिला अस्पताल मथुरा में। आज उनकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के अंदर ये पॉजिटिव आई हैं और इनको हम रेस्क्यू करके केएम हॉस्पिटल सौंक रोड पे जो है वहाँ पे आइसोलेट करेंगे और वहाँ पे इनका आगे का इलाज किया जाएगा। कुल कितने लोग आए थे दिल्ली से? दिल्ली से ये और इनके 2 बच्चे आए थे। दोनों बच्चों की वर्तमान में अभी रिपोर्ट नेगेटिव है। आगे जो भी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के आदेश अनुसार हर जगह हो रही है, हॉट स्पॉट पे यहाँ पे भी वही होगी। और एसडीएम साहब से मेरी बात हो गई है, वो भी पहुँचने वाले हैं, एसओ साहब भी पहुँचने वाले हैं। बीती रात बलदेव ब्लॉक के कस्बे के वार्ड नंबर 9 में दिल्ली से आए 27 वर्षीय युवक की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से रात में ही जाकर उनको आइसोलेशन के लिए सौंक के केएम हॉस्पिटल भिजवाया गया। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा रात्रि में अपनी टीम के साथ उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद रात्रि में ही आइसोलेशन के लिए भेज दिया और बाकी के परिवार के लोगों के सैंपल भी लिए जाने हैं। ये रात को जो सूचना प्राप्त हुई थी हमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा कार्यालय से, उसके तहत सोनू पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, उम्र लगभग 26 वर्ष, जो कि दिल्ली से एयरपोर्ट में से आया है, वहाँ पे वो कार्य करता था, वो पॉजिटिव आया है। रात को लगभग 10:30-11 बजे के आसपास रेस्क्यू करके सोनू को केएम हॉस्पिटल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर सौंक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। आज सुबह यहाँ पे एसडीएम साहब का दौरा हुआ है और हमारे कितने लोग और हैं जो उनको भी किया जाना? इनके परिवार में लगभग 12 जने हैं, जिनका आज सैंपल हम कराएंगे। उनके अंदर इनके माता पिता, भाई और इनकी भाभी वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, उनके लिए हमारी टीम आ गई है। डॉक्टर साहब उनके जांच कर रहे हैं। तत्पश्चात एनसीआर में सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:19 से प्रारंभ होकर 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकंड तक रहेगा। देश दुनिया में कई जगहों पर सूर्य ग्रहण लगने के दौरान दिन में भी शाम जैसी स्थिति हो जाएगी। वहीं रविवार को 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लगातार 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण लगने के दौरान कुछ जगहों पर तो दिन में ही शाम जैसा नजारा देखने को मिलेगा। 21 जून को सुबह 10 बजे के बाद लगने वाले सूर्य ग्रहण पर ज्योतिषों के साथ वैज्ञानिकों की भी नजर रहेगी। बताया जा रहा है कि यह कई मायनों में खास होगा। सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि सूर्य ग्रहण 6 घंटे लंबा होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन, राहु और केतु की जन्मभूमि, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे।
आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनु मृदगल से ही कि यह सूर्य ग्रहण किसके लिए होगा खास और किसे करेगा निराश। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण अपने देश की कुंडली के अनुसार हमारे देश के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है, जिसकी शांति के लिए हमें अनुष्ठान और यज्ञ आदि करने होंगे, जिससे इस महामारी से निकल करके नहीं, इस देश को बचा करके नहीं और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगे ले जाया जा सके। आगामी 21 जून को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा है इस साल का, जो करीब 4.5 घंटे तक चलेगा। सुबह 10:03 से लेकर के नहीं, दोपहर में 1:44 तक इस ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का काल रहेगा, जिसमें कंकड़ आदि सूर्य ग्रहण के कारण पूरे देश में ही ये दिखाई देगा, जिसमें देश के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था, महामारी, पूर्व में जो 1 नवंबर में जो चंद्र ग्रहण हुआ था, उसी से ही उसके बाद से इस महामारी की शुरुआत हुई और आज करीब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये दूसरा एक चंद्र ग्रहण है। हालांकि 15 दिन पहले पूर्णमासी को भी चंद्र ग्रहण हुआ था 5 जून को, लेकिन वो हमारे देश में दिखाई नहीं दिया था, तो उसकी सूतक मान्यता नहीं रहती है। 21 तारीख को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण हमारे पूरे देश में परिलक्षित होगा, जिसका प्रभाव अन्य देशों के साथ साथ हमारे देश पर भी पड़ेगा। वृष के चंद्रमा और मिथुन के चंद्रमा की संधि काल में होने के कारण इस ग्रहण का प्रभाव इन दोनों राशियों के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। मिथुन राशि के जातक और वृष राशि के जातक इस ग्रहण काल में सूर्य के दर्शन ना करें। वहीं गर्भवती महिलाएं सिलाई, कटाई, बुनाई आदि की कार्य ना करें, थोड़ा आराम से रहें, भगवान का भजन करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, तो उस ग्रहण का हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। हालांकि हमारे विषयों में कर्मकांड के हिसाब से इस दिन मंदिरों को बंद रखा जाता है और ग्रहण काल में सूतक लगने के साथ ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। अंदर तुलसी दल, कुशा आदि रख करके नहीं, भगवान के भोग आदि की व्यवस्था करके नहीं, पट बंद कर दिए जाते। तत्पश्चात ग्रहण काल में जप तप दान का बड़ा ही महत्व है। शुरुआत में जप, मध्य में यज्ञ और अंत में ग्रहण की मोक्ष के साथ में ही दान का बड़ा ही महत्व है। इस समय में किया गया दान कुरुक्षेत्र में किए गए स्वर्ण दान से भी बड़ा दान माना जाता है। इसमें खासतौर से मेष, सिंह और कन्या राशि, मकर राशि के लिए ये ग्रहण शुभप्रद है। वहीं वृष, तुला, धन और कुंभ राशि के लिए, जातकों के लिए यह मध्यम फल देगा। वहीं वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह दुष्परिणाम भी देगा। आने वाले समय में 15 दिन बाद फिर पुनः पूर्णमासी को भी एक ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण, जो आंशिक है, देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग चर्चाएं करते रहते हैं जो ज्योतिष के प्रति भ्रांति फैलाने वाली बात होती है। हमारे यहाँ जो ग्रहण दिखाई देगा इसके बाद में 14 दिसंबर या 16 दिसंबर के आसपास में कंफर्म कर लूँ। ग्रहण के तुरंत बाद वैश्विक बीमारी कोरोना इस देश से चली जाएगी, कितनी सार्थक है ये आपके ज्योतिष के अनुसार? कोरोना और बीमारी अभी थोड़ा लंबा चलेगी, लेकिन इसकी 15 जुलाई के बाद में कुछ कम होने की संभावनाएं है। 15 जुलाई तक तो अभी प्रचंड वेग रहेगा और 15 जुलाई के बाद में थोड़े सा कम होने की संभावना है। और जो हमें ज्योतिष के अनुसार परिदृश्य दिखाई देता है उसके अनुसार करीब 30 सितंबर तक ही इससे पूर्ण लाभ होने की संभावना है। उसके बाद में ही कोई वैक्सीन आदि आने की भी संभावना बनती है।
उससे पहले कोई भी ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता हमें कुंडली के अनुसार या ज्योतिष की ग्रह चाल के अनुसार, क्योंकि 4 ग्रह है तो इस समय बकरी चल रहे हैं, जिनकी वजह से इस कार्यों में सफलता मिलना बहुत असंभव रहता है। तत्पश्चात अभी सूर्य ग्रहण के बाद में इन ग्रहों की चाल बदलेगी और खास तौर से राहु जो है मिथुन राशि का जो चल रहा है वो जब तक वृष राशि में नहीं जाएगा तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हाल में कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था डावाडोली रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए तो थोड़ा लाभदायक है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में उसका कोई खास योगदान दिखाई नहीं देता है। देश की अर्थव्यवस्था के पीछे तमाम इस बार जो एक संवत्सर का शुरुआत होना, एक योग जो होता है उत्पाद योग, उस उत्पाद योग में संवत्सर की शुभारंभ हुआ है हमारे संवत 2077 का, जिसकी वजह से इस वर्ष में भूकंप आना, वर्षा अधिक होना, बाढ़ आना और अनेक त्रासदी होना, वो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए रहेगी, जो बार बार हमारी अर्थव्यवस्था को डामाडोल करती रहेगी। यानी अनावश्यक अन्य देशों से किसी बात को लेकर के, अनावश्यक बातों को लेकर के नहीं झगड़ा होना इस व्यवस्था को बहुत खराब करता है। पंडित, कहीं ना कहीं हमारी जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों पर भी सूर्य ग्रहण का क्या अनुचित प्रभाव पड़ने वाला है, ये बताएं और अपने सुझाव दें। मैंने बताया था कि मेष, कन्या और मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा, जबकि वृष, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए ये मध्यम लाभप्रद रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह अशुभ फल देगा, इसलिए इन राशि वालों के लिए तो ग्रहण इस दिन देखना ही नहीं चाहिए। यानी अपने घर में बंद रहें। घर में बंद रहने का मतलब ये है कि अपने परिसर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें अनावश्यक कार्य से। ग्रहण की जो अवधि है वो कितने घंटे की होगी? करीब 4.5 घंटे की है हमारे देश में। कब से कब तक? 10:03 से लेकर के नहीं 1:45 के आसपास तक अलग अलग हिस्सों में इसका समय रहेगा, और पूर्ण मोक्ष 2:22 के आसपास दक्षिण से हमारा ग्रहण का पूर्ण होगा। इसके उपाय क्या हैं? उपाय अपने इष्ट मंत्र का जाप करना, भगवान की आराधना करना। इष्ट मंत्र जो हनुमान जी को मानते हो हनुमान जी को पूजा करें, जो देवी को मानते हैं वो देवी जी की पूजा करें। सूर्य उपासना इस दिन विशेष लाभदायक है। रविवार को होने के कारण सूर्य ग्रहण का और विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस दिन चूड़ामणि योग भी बन रहा है, इस वजह से इसका एक विशेष महत्व बन जाता है। इस दिन सूर्य उपासना, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप, या अपने अपने इष्ट का जाप करें, भगवान की आराधना करें, भजन करें, कीर्तन करें, जिससे इस विशेष अनुष्ठान के साथ में किया गया, इस समय में किया गया अनुष्ठान का लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, जिससे हम अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे 2-3 महीने में हमारे शरीर में, मन में विकार जो घुसे हैं, हम इस को दूर करने के लिए और अपने सकारात्मक सोच की उत्पत्ति के साथ में इस दिन अपने समय को बहुत ही सदुपयोग करते हुए भगवान की आराधना करें, जब अनुष्ठान करें। तत्पश्चात ग्रहण की मोक्ष काल के समय में, यानी 1-1.5 बजे के बाद में जो भी अन्न है, वस्त्र है, जो कुछ भी दान करना हो गरीबों को दान करें और पुण्य के लाभ प्राप्त करें, जिससे हमारे हाथों से किया गया दान बहुत ही बड़ा लाभ देता है और उसकी प्राप्ति भी भगवान कहीं ना कहीं रूप में करा देते हैं। जो लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं और अगर उनकी राशि पर ये अनुचित प्रभाव दे रहा है, तो क्या वो भी कोई प्रयास कर सकते हैं इसका? बालक ग्रहण काल में सूतक रहते हैं 12 घंटे, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, जिसमें हमारा पानी पीने भाई निषेध है। लेकिन
हमारे ऋषि मुनियों ने ही इसमें संशोधन करके नहीं, बालक, वृद्ध और रोगी के लिए पानी, दवाई आदि की, चाय पानी आदि की व्यवस्था का व्यवधान रखा। उनके लिए कोई नियम दोष नहीं है, वो इस ग्रहण काल में भी अपना पलायन कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो सामर्थ्यवान स्त्री पुरुष जातक हैं वो नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और भगवान की आराधना करें। तत्पश्चात रोगियों के लिए खासतौर से हम कहना चाहेंगे कि अपना जहाँ है, जिस स्थिति में है, भगवान का भजन करें। आदित्य हृदय स्तोत्र, ओम गृहणी सूर्याय नमः या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, नवाण मंत्र, जो महामृत्युंजय मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो उसका आपको लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा इस ग्रहण काल में जपने से। और निश्चित रूप से इस ग्रहण काल में जप करने से रोगी की रोग की निवृत्ति होगी, उसको जो दवाइयां नहीं लग रही हैं उसको दवाइयां भी लगेंगी। अलीगढ़ दीवानी कचहरी में 2 अधिवक्ताओं को कोविड-19 की बीमारी से संक्रमित पाए जाने का समाचार मिलने के बाद यहां एहतियात बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, इसके बाद दीवानी कचहरी को अगले 23 जून तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसी दौरान प्रभारी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एहतियातन के तौर पर 19 और 20 जून को दीवानी कचहरी को बंद रखा गया। 21 जून को रविवार है, जबकि ऐसे में इन 2 दिनों में होने वाली सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब दीवानी कचहरी में सभी न्यायिक कार्य 23 जून को किए जाएंगे। इधर बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता ललित ने इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए कहा कि यहां के 2 अधिवक्ताओं को कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद फिलहाल दीवानी कचहरी को बंद करा दिया गया है। ऐसा है, कुछ दीवानी कचहरी अलीगढ़ में कोरोना के कुछ केसेस मिलने के कारण 2 दिन के लिए दीवानी को लॉक कर दिया गया। सोमवार को खुलेगी। कौन लोग हैं जिन्हें कोरोना की? एक शर्मा जी हैं, राजकुमार शर्मा, और भी हैं स्टाम्प वेंडर वगैरह। तो किस तरह का डर है आप लोगों को इस टाइम? कोरोना के डर के कारण ही लॉक किया गया है। तो कोई अदालत बैठ रही है? सब पूरी अदालत? कुछ नहीं। कलेक्ट्री तो खुली है। कोविड-19 के संक्रमण से ग्रस्त मरीजों को उपचार दिए जाने को लेकर अलीगढ़ प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन व जिला प्रशासन के बीच अभी तक सामंजस्य नहीं बैठ पाया। इतना ही नहीं, लगातार हो रही बैठकों का कोई भी नतीजा नहीं निकला। तब आखिरकार विधायक जी ने इस प्रकरण में हस्तक्षेप किया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन कोविड-19 के मरीजों का उपचार अलीगढ़ में ही कराने का प्रबल पक्षधर है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं भटकना पड़े। वहीं प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ऐसे मरीज से पहले ही किनारा कर चुकी है। इसी के साथ इसकी मूल वजह तराशने के लिए खुद शहर विधायक संजीव राजा ने न सिर्फ हस्तक्षेप किया, बल्कि उन्होंने एक टेबल पर बैठकर जिला प्रशासन व प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। इस बैठक में पीडीए से अनुरोध किया गया कि वे कुछ हॉस्पिटल्स बनाकर लोगों को कोविड-19 के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन यहाँ प्राइवेट डॉक्टरों ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया और कहा कि ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले स्टाफ को भी कोविड-19 का खतरा बना रहता है, जबकि यहाँ पर स्टाफ बहाने लगाकर छुट्टी लेकर जाने की बात करते हैं। अंत में एक बार फिर जिला प्रशासन ने सभी चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि अगर अलीगढ़ में कोविड-19 का कोई भी अस्पताल उपचार शुरू करता है तो लोगों को काफी सुविधा मिल सकती है। इसी के साथ वे मरीज दिल्ली का रास्ता छोड़ अलीगढ़ में ही अपना इलाज करा सकते हैं। इधर शहर विधायक संजीव राजा ने भी प्राइवेट डॉक्टरों से बात करके जल्द ही कोविड-19 अस्पताल खोलने के लिए अपील की। आज यहाँ आईएमए के डॉक्टर्स बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रशासन ने भी अनुरोध किया, शासन भी लगातार अनुरोध कर रहा है और हम भी अनुरोध कर रहे हैं कि अलीगढ़ जनपद में 1 या 2 प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह के तैयार हों जहाँ कोविड का इलाज हो सके, कोविड हॉस्पिटल के नाम से। जैसे अभी बहुत बढ़िया बात यहाँ आई बैठक में कि यदि जनपद में 1 कोविड हॉस्पिटल बन सकता है दीनदयाल, भले हमारी सीएससी पीएससी 50 होंगी, 60 होंगी, 70 होंगी, लेकिन 1 हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया है, तो क्या ऐसे ही 340 डॉक्टर्स में से 1, 2, 3, 4, 5 लोग चिन्हित करके कोविड हॉस्पिटल नहीं बना सकते क्या? आज ये विषय आप सबके सम्मुख आया है। सौभाग्य के आईएमए के अध्यक्ष महोदय ने इसको गंभीरता से संज्ञान में लिया है। आने वाला समय अलीगढ़ के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। ऐसा बात करने जा रहे हैं, किस तरह का संतुष्ट प्रशासन के द्वारा बात हुई? अभी प्रशासन ने प्राइवेट डॉक्टर्स को अनुरोध किया है कि कोई कोविड हॉस्पिटल शुरू करें
जिससे कि लोगों की जो परेशानी आ रही है जो दूसरे शहरों में जा रहे हैं तो वहाँ पर ना जा कर के अलीगढ़ में ही उनका इंतजाम हो सके। तो हम लोग बड़ी सिंसियरली इसमें इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों में 1-2 हॉस्पिटल तैयार हो जाएं इस सिलसिले में, और अगर ऐसा हो गया तो ये अच्छा होगा। प्रशासन भी हम लोगों से यही चाहता है कि एक कोविड पॉजिटिव इलाज के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। आपको क्या दिक्कतें आ रही है इसमें? उसमें मेन दिक्कतें ये हैं कि जो हम लोगों का स्टाफ है वो काम करने को तैयार नहीं होता। कोविड पॉजिटिव जैसे ही लगता है तो कोविड पॉजिटिव सुनते ही स्टाफ छुट्टी पे चला जाता है, कहना मैं काम नहीं करूँगा, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको अगर कोविड हो गया तो उससे क्या फ़ायदा है। हमने तो उन लोगों को तनख्वाह भी उनकी दुगनी कर दी कि हम दुगनी तनख्वाह देंगे, 14 दिन का क्वारंटाइन करोगे उसके लिए कैसे हम देंगे, लेकिन उस पर तैयार नहीं होते लोग। लेकिन उनको और मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनसे कहेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे कि अगर उनको काम करना है तो महामारी है, काम तो करना ही पड़ेगा। आप इस प्रोफेशन में जुड़े हो तो काम तो होना ही चाहिए। क्या ये खतरनाक बीमारी है वाकई में? आप इस हालात पर पहुँच चुकी है? इस बीमारी में ये पता नहीं लगता कि इसको इन्फेक्शन कहाँ से और कैसे हो रहा है। एक दूर से हवा से ही इनको इन्फेक्शन हो जाता है, ना छूने की ज़रूरत ना कुछ, तो आदमी भयभीत रहता है कि पता नहीं मुझे कहीं से इन्फेक्शन लग गया। और कुछ लोगों की मौत हो गई है, उस सिलसिले में लोग डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो। और पर्टिकुलरली बड़े बूढ़ों की जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं उन लोगों की डेथ हो गई है, तो उससे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप, मेरे छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाए या वो ज़्यादा बीमार पड़ जाएँ, और फिर आप जानती हो कि उनका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है पूरा, तो इसलिए आदमी डरता तो है ही है। कोरोना संक्रमण के दौर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। बीच सड़क पर खाली बर्तन रखकर महिलाओं ने जाम लगा दिया। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे शहर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। आए दिन पानी की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता जा रहा है। शुक्रवार को भी मथुरा थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अर्जुनपुरा के बाशिंदे इन दिनों पानी को तरस रहे हैं। पानी की आपूर्ति सही ढंग से ना होने को लेकर आज अर्जुनपुरा के बाशिंदे का गुस्सा फूट गया और यहां महिला व स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर चौराहे पर खाली बर्तन रखकर जाम लगा दिया। वहीं जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पानी की किल्लत से सालों से परेशान हैं। केडी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने सेवा भाव की नई पाठ्य कथा लिखते हुए 8 कोरोना संक्रमित को पूरी तरह से स्वस्थ करने में सफलता हासिल की। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जीतने वालों में एक वृद्ध और 2 किशोर भी शामिल हैं। आरके एजुकेशन हब के अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, चेयरमैन मनोज अग्रवाल, कॉलेज के डीन डॉक्टर अशोका, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अरुण अग्रवाल ने इस शानदार सफलता के लिए केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई देते हुए इनकी जमकर हौसला अफजाई की। शुक्रवार को पूर्ण स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे लोगों ने नई जिंदगी मिलने पर केडी हॉस्पिटल के चिकित्सकों और यहां की शानदार व्यवस्थाओं का दिल से आभार मानते हुए कहा कि यह चिकित्सालय ब्रजमंडल के लोगों के लिए सबसे बड़ा जीवन प्राणदाता बन गया है। कोरोना संक्रमण पर विजय हासिल करने वाले लोगों ने आरके एजुकेशन हब के अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल और चेयरमैन मनोज अग्रवाल का भी दिल से आभार माना और कोरोना संक्रमण के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के जीवन को बचाने का काम इस समय केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा के डॉक्टर, नर्सेज और अन्य कर्मचारी दिन रात एक कर रहे हैं। केडी मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी सुविधा थी, खाने पीने, रहने, साफ सफाई की, डॉक्टरों की, नर्सों, बहनों की, सबकी, आप लोगों की, सबका बहुत सहयोग रहा। हर मरीज के लिए रहा, मेरे लिए नहीं, सबके लिए एक समान व्यवहार रहा और बहुत अच्छा है। इसके लिए आपका पूरा स्टाफ, आपके चेयरमैन साहब रामकिशोर जी, सब धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रिज में और भारत में नाम करेगा आपका हॉस्पिटल। चलिए, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल गोवर्धन गिरिराज धाम भी माना जाता है, जिसमें मानसी गंगा मुखारविंद मंदिर पर आए दिन नए नए घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व में हुआ दान घाटी मंदिर में घोटाला, जिसमें 2017 से लेकर 2018 तक चढ़ावे में प्राप्त कुल धनराशि में से 10,74,82,000 मंदिर के खाते में जमा नहीं की गई और डालचंद चौधरी दान घाटी मंदिर प्रबंधक से भी 10 गुना ज्यादा घोटाला मानसी गंगा मुखारविंद मंदिर के रिसीवर रमाकांत गोस्वामी ने किया है। पूर्व में गोवर्धन उपजिलाधिकारी जांच में रमाकांत गोस्वामी दोषी पाए गए, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई, जिसमें उनके ऊपर कार्रवाई के बाद रमाकांत गोस्वामी ने अनसुना कर दिया। लेकिन आरोपी रमाकांत गोस्वामी ने समय रहते ना तो हिसाब दिया और ना ही न्यायालय की तरफ से मिले अधिकारों से ज्यादा अपनी मनमानी भी की
और यही नहीं, जब रमाकांत गोस्वामी पर वाद प्रतिवादों ने जब इल्जाम लगाया तो रमाकांत गोस्वामी ने जवाब दिया कि न्यायालय से पूछकर मंदिर में निर्माण कार्य चालू कराया था। प्रश्न इस बात का उठता है, लॉकडाउन के चलते इनको क्या जरूरत पड़ी कि मंदिर में लगा नया पत्थर को तोड़वाकर एक और नए पत्थर लगाने का? शिलापट्टिकाओं का मंदिर पर लगा रहना क्या इस बात का संकेत नहीं देता कि बड़े बड़े माननीयों का इनके ऊपर हाथ है? और रमाकांत जी का यह कहना है कि न्यायालय इनकी जेब में रखी है। 10 विसा ब्राह्मणों की तरफ से पैरवी कर रहे सेवायत का कहना है कि यह अधिकारों से ज्यादा मंदिर में इसी तरह घोटाला करना इनके लिए आम बात है। और रमाकांत गोस्वामी के खिलाफ लगे आरोपों में से एक आरोप यह भी है कि 15 महीनों की बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए मंदिर की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं। क्या रमाकांत गोस्वामी अपने मनमाने ढंग से पैसों का गबन और मनमाने ढंग से खर्च करना, ये किसने अधिकार दिया? सेवायत मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि SIT की जांच जल्द से जल्द दाखिल की जाए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।